अपनी अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा, सुनिए। चंगा जोर न दीवाना ताकि बटन ही कस जाए, वो बटन नहीं कसेगी बल्कि नगरोटा विच बीजेपी कसेगी और बाकी जड़े कैंडिडेट फसे वो कसणगे। मैडम सकीना इटू तुहाडे सामने जम्मू कश्मीर दी मिनिस्टर है, तो दसो हुण तुसीं कोई मिनिस्ट्रियां बनाणियां ने के तुसीं अपना इस सरकार विच हिस्सेदारी पानी है। क्या करना है, बोलो क्या करना है? तो हिस्सेदारी किस तरह पेगी? वोट पाके मैडम शमीम नु जिता के तुहाडी हिस्सेदारी पेगी। मेरे वीरो, मैं आप सबसे यही एक अपील करती हूं कि आपने बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करना है, साथ देना है। और जिस तरीके से आपने मुझे पहले डीडीसी के टाइम पे मुझे वोट देकर आपने भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब किया था, और अभी भी आपने मेरा साथ वैसे ही देना है। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में एक कोशिश की है, आप लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है, हमेशा आप लोगों के बीच में रही हूं। बीजेपी को एक सीट ज्यादा मिलने से हुकूमत का कामकाज उनके हवाले नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट कम मिलने से हुकूमत हमसे जाएगी नहीं। तो ना आपने ना बड़गाम के लोगों ने, क्योंकि इलेक्शन दोनों तरफ है, ना आपने ना बड़गाम के लोगों ने यह फैसला करना है कि हुकूमत किसकी बनेगी। हुकूमत बनी है, 11 तारीख के वोट के बाद यह हुकूमत बदलेगी नहीं। लेकिन आपने फैसला करना है कि इस हुकूमत के साथ आपके रिश्ते किस तरह के हों। क्या आपका एमएलए वो हो जो हुकूमत के साथ जुड़ा रहे, जिसका हुकूमत के साथ एक तालमेल हो, जिसका हुकूमत के साथ एक करीबी रिश्ता हो, या आपको एमएलए वो चाहिए जो हुकूमत के बाहर रह के आपकी खिदमत करने की कोशिश करें। मैं रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करो, जेड़ा जम्मू की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ही पिछले 5-6 साल दे साढ़े जम्मू के बाजार जेड़े है बेरौनक होइए दे लोकें रोजगार को महरूम रखिया, जेड़ा दरबार मूव वाला फैसला ने लिया उहदे लई जोरदार तालियां बनदियां। अज जम्मू एक उम्मीद करना चीफ मिनिस्टर साहब की दिखा दा और उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 साल का अरसा होया बने दे और ये ऐसा 1 साल है जो चैलेंजेस बड़े ज्यादा है। आज जब आप नजर डालते हैं तो आपके सामने 2 तंजीमें हैं। एक आपकी अपनी तंजीम जो हलवाली निशान की तंजीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है। दूसरी तरफ आप जानते हैं जो बीजेपी आपके मध्य मुकाबल है और आपके सीधा मुकाबला इस वक्त उनके साथ है। आप लोगों को दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि आपके साथ आज तक कौन चले हैं, किसने काम किया है, किसने आपकी खिदमत की है, किसने वफादारी की है। तो ये फैसला आपको करना है। नगरोटा में चुनावी जनसभा के वक्त एक अजीबोगरीब वाकया भी पेश आया। एनसी उम्मीदवार शमीम बेगम के पक्ष में एनसी के बड़े बड़े नेता प्रचार करने पहुंचे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी और कई कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी स्पीच खत्म की, लेकिन जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्पीच के लिए पहुंचे तो बीच में ही माइक खराब हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई बार माइक ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन माइक सही नहीं हुआ और ना ही उनके पास कोई माइक ठीक करने पहुंचा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद मुख्यमंत्री नाराज होकर वापस लौट गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बद इंतजामी से खासा नाराज दिखे और साथ ही साथ उन्होंने, आपको ये बता दें कि पावर की बात करने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास ही पावर डिपार्टमेंट है, जिसकी जनसभा में फजीहत होती नजर आई। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जब अपना वक्तव्य, अपना खुतबा पेश करना था, उस वक्त माइक खराब हो गया। काफी देर तक वो माइक ठीक करते भी नजर आए, लेकिन फिर अंत में नाराज होकर वहां से चले गए। और नगरोटा की इस चुनावी रैली में हुई बद इंतजामी से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खासे नाराज भी नजर आए। और बड़ी बात यह है कि पावर डिपार्टमेंट सरकार के पास ही है और यही सरकार जो
पावर नहीं होने का हमेशा से राग अलापती है। इसी सरकार के पास पावर है और उन्हीं की जनसभा में माइक में पावर नहीं पहुंची और हर तरफ फजीहत भी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अंत में नाराज होकर यहां से चले गए और इससे पहले सभी कैबिनेट मंत्री और नासिर असलम वानी साहब जो सलाहकार हैं वो अपना खुतबा पेश करके निकल चुके थे, अपनी स्पीच वहां पर देकर निकल चुके थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बारी आई तो माइक खराब हो गया और बड़ी बात यह है कि माइक को दुरुस्त करने के लिए कोई भी वहां मौके पर नहीं पहुंचा और बिना माइक के ही उन्होंने फिर यहां पर दो शब्द जनता से कहे और नाराज होकर वहां से निकलते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बीजेपी ने बडगाम में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सांसद गुलाम अली खटाना ने ओमपुरा बडगाम में जनता को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को बडगाम का पूरा समर्थन था लेकिन अब बडगाम को उनकी जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने बडगाम के लोगों को छोड़ दिया है और उन्होंने वो गांधरबल में चले गए और हमें यहाँ आने से मालूम हुआ है कि यहाँ की मुश्किलात जो हैं वो वही हैं, लोगों में नहीं है। और मैं बडगाम की आवाम से कहूँगा कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो आप भी उन्हें छोड़ दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को वोट देना, जहाँ तबाही लाना, यहाँ कैलेंडर लाना, यहाँ खून खराबा लाना, यहाँ कब्रिस्तान भरना। बीजेपी का मतलब यहाँ स्कूलों में रौनक लाना, यहाँ अमन लाना, यहाँ पीस लाना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की, जिसमें सच शर्मा ने सांसद पद की शपथ ग्रहण की है। गुरुवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के समक्ष उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सच शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों में चौथी सीट पर जीत दर्ज की। और सच शर्मा ने, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के समक्ष बीजेपी के आला नेताओं के बीच पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। मैं सतपाल शर्मा, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात श्रीनगर की, जहां के डलगेट में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और 9 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस को यह सफलता उस वक्त मिली जब डलगेट पर नियमित चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। इस दौरान दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने तीनों को पकड़ लिया। तीनों आरोपी यूपी के मेरठ में खान्यार के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार ये संदिग्ध एक आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और शहर में दहशत फैलाने की साजिश इनके द्वारा रची जा रही थी। पुलिस ने जांच अभी भी इसको लेकर जारी रखी है और श्रीनगर का मुख्य इलाका डलगेट, जहां पर एक बाइक पर ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक पिस्तौल और 9 कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। शहर में माहौल खराब करने और दहशत फैलाने की ये साजिश रच रहे थे। श्रीनगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और आगे की जांच इसको लेकर शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हिमाचल प्रदेश की, जहां के बैजनाथ से ये खबर है। देर रात अचानक वहां पर बस जलने लगी। बैजनाथ में ITI के पास की ये घटना है। CTU और HRTC की बस जलकर राख हो गई है। रात करीब 1 बजे की ये घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर ये दूसरी बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है। कुछ दिन पहले बैजनाथ में इसी तरह एक कार जली थी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि कैसे ये आग लग रही है यहाँ पर वाहनों में। क्या किसी की शरारत है, कोई जानबूझकर ये करने की कोशिश कर रहा है। देर रात 1 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, जब एक HRTC और CTU की ये बसें थी जो जलकर पूरी तरह राख हो गई हैं। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये आग किसने लगाई, अपने आप ये आग कैसे लगी। इससे पहले ही बैजनाथ में इसी तरह एक कार जलकर राख हो गई थी। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, जरा बताएं ये जांच कहां तक पहुंची है और क्या कुछ इससे निकलकर अभी तक सामने आया है? देखिए जाशुन, निश्चित तौर पर ये जो आगजनी की घटना है ये सभी के लिए हैरान कर देने वाली घटना है, क्योंकि कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे थी। लिहाजा अगर हम लोग पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनकी ओर से भी अब ये कौतूहल का विषय बना हुआ है कि ये आग जो है वो स्वतः लगाई गई या कैसे ये आग लगी। अगर आग किसी गाड़ी में, किसी इलेक्ट्रिक बसेज में या किसी में भी लगती तो वो एक गाड़ी में लग सकती थी, 2 गाड़ियों में आग कैसे लग सकती है, वो भी डिस्टेंस में खड़ी गाड़ियों के बीच में। क्योंकि जहां हम लोग देख पा रहे हैं कि एक CTU की बस खड़ी है, उसके बीच में कुछ दूसरे वाहन खड़े हैं और कुछ दूरी पर एक और HRTC की बस खड़ी है और दोनों ही बसेस जो हैं वो धू-धू करके जल रही हैं। तो ये जो है निश्चित तौर पर जांच का विषय है। हालांकि पुलिस ये भी देखने का प्रयास कर रही है कि कहीं इर्द गिर्द नजदीक किसी दुकान पर, किसी शोरूम में या किसी कहीं पर जो है CCTV तो नहीं लगे हैं। अगर CCTV लगे हैं तो उनकी जो फुटेज होगी वो खंगाली जाएगी और उसके बाद जो है वो जांच आगे बढ़ेगी। जाशुन, क्योंकि देर रात का मामला है, अभी तो फिलहाल क्योंकि देर रात को अग्निशमन की टीमें वहां पर पहुंची, तुरंत आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जो था काफी नुकसान उसमें हो चुका था। गनीमत ये रही थी कि बस में उस वक्त जो है वो कोई नहीं था। हालांकि रहता यह है कि जब भी बसेस पार्क होती हैं, जब अपने रूट से आती हैं, तो उसके बाद बसेस पे जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं वो बसेस में ही होते हैं। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि उस वक्त वो लोग कहाँ थे। तो ये इसमें भी पुलिस जो वो जांच करेगी, तो तमाम पहलुओं की जांच यहाँ पर होगी। हाँ जासमीन, जैसा कि आप भी बता रही हैं और हमने भी कहा कि इससे पहले भी इसी तरह की घटना इसी इलाके में इस तरह से हो चुकी है, यानी एक कार भी इसी तरह से धू-धू करके जली थी। तो कहीं निश्चित तौर पर जैसा आप कह रही हैं कि किसी शरारती तत्व का काम तो नहीं, या कोई ऐसी है जो खुन्नस निकालने के लिए ऐसा कोई काम कर रहा है, कौन शख्स है, तो ये तमाम जांच का विषय है और जांच के बाद निश्चित तौर पर ये बात हम अपने दर्शकों को तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच कर रही है। कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा कि ये आग अपने आप